हेलो हाय नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम। क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो आज अपन लेकर आए हैं कक्षा 9th के लिए पांचवा चैप्टर। जी हाँ, पांचवा चैप्टर जिसका नाम है कोशिका सेल। यहाँ पर नाम दिख रहा होगा आपको, सेल। ठीक है, सेल का मतलब होता है कोशिका। कोशिका का मतलब होता है कोशिका। कोशिका यानी किसी भी जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। जो एक कोशिका होती है, उसी एक कोशिका से संपूर्ण जीव का क्या होता है? निर्माण होता है। इस कारण कोशिका को क्या कहते हैं? इकाई कहते हैं, यूनिट कहते हैं। ठीक है, चलिए तो जल्दी से जुड़ जाइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है जी। तो आज का अपना जो पहला प्रश्न है वो आया है आपके बीच बाहर की। तो कोशिका है, कोशिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? जो कोशिका शब्द है उसका सबसे पहले प्रयोग है जो किसने किया था, वो किया था रॉबर्ट हुक ने। किसने? रॉबर्ट हुक ने किया था कोशिका शब्द का प्रयोग। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट पर्सन आता है आपके बीच। कह रहा है रॉबर्ट हुक ने कोशिका को किस वर्ष देखा था? जो रॉबर्ट हुक है उसने कोशिका को, जो मर्त कोशिका है, कैसी कोशिका? मर्त कोशिका। मर्त कोशिका को कब देखा था? सन 1665 के अंदर। कब देखा था? सन 1665 के अंदर देखा था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भाई कोशिका, कोशिका सेल शब्द किस भाषा से लिया गया है और इसका अर्थ क्या होता है? जो सेल शब्द है, देखो सेल, जो सेल शब्द है वो लैटिन भाषा से लिया गया है। लैटिन शब्द एक कैसा शब्द है? लैटिन। और जिसका अर्थ होता है, उसका अर्थ होता है छोटा कमरा, स्मॉल रूम। स्मॉल रूम, छोटा कमरा। ठीक है जी, छोटा कमरा। तो इसका आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे आगे चलते हैं हम। सर्वप्रथम जीवित कोशिका का पता किसने लगाया था? जो जीवित कोशिका है उसका पता ल्यूवेन हॉक ने लगाया था। ल्यूवेन हॉक ने लगाया था। किसने लगाया था? ल्यूवेन हॉक ने लगाया था। और कब लगाया था बताओ? 1674 के अंदर। कब? 74 के अंदर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, अगला अगला कह रहा है कोशिका में केंद्रक। जो कोशिका होती है, जो कोशिका होती है, देखो ये कोशिका होती है, ये बाहरी जो कोशिका झिल्ली होती है, क्या होती है? कोशिका झिल्ली होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। और बीच में इसके क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। दोहरी झिल्ली युक्त क्या पाया जाता है भाई? केंद्रक पाया जाता है। ये केंद्रक होता है। क्या होता है? केंद्रक। और इस केंद्रक की खोज किसने की थी? सन 1831 के अंदर ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन बूरा बाबा ने की थी। ब्राउन साहब ने, बूरा, रॉबर्ट बूरा साहब ने की थी किसकी खोज? केंद्रक की खोज। और ये बाहरी झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली। और ये बीच में क्या भरा रहता है? ये क्या भरा रहता है? इसे कहते हैं आपको, क्या कहते हैं भाई? बताओ, जल्दी से बताओ, क्या कहते हैं इसे? कोशिका दरिवे। कोशिका दरिवे कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं, कोशिका दरिवे कहते हैं। ठीक है जी, चलो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कोशिका के अंदर स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीवद्रव्य नाम किसने दिया था? जो कोशिका है, कोशिका के अंदर स्थित तरल जैविक पदार्थ को, जो कोशिका होती है, देखो भाई, जो कोशिका होती है ये सबसे बाहरी झिल्ली होती है, उसे कहते हैं कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, और इसके अंदर ये केंद्रक होता है। क्या होता है भाई? केंद्रक होता है, दोहरी झिल्ली युक्त। ठीक है, ये केंद्रक है। केंद्रक के अंदर संरचना होती है जिसे क्या कहते हैं? केंद्रिका कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? केंद्रिका कहते हैं। और ये केंद्रक है। अब देखो इसे चारों ओर देखो, ये दर भरा रहता है, इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? कोशिका दरिवे। कोशिका दरिवे,
कोशिका द्रव्य। और ये जो केंद्रक है, केंद्रक प्लस कोशिका द्रव्य, इन दोनों को मिलाकर कोशिका द्रव्य, इन दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं? जीव द्रव्य। क्या कहते हैं जी? जीव द्रव्य कहते हैं। तो और इसका जो नाम है जीव द्रव्य नाम सबसे पहले किसने दिया था? पुरकिंजे साहब ने दिया था। किसने दिया था? पुरकिंजे साहब ने दिया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्याज की झिल्ली को सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप में देखने पर वह कैसी दिखाई देती है? जो प्याज की झिल्ली है उसको सूक्ष्मदर्शी में देखने पर वे कैसे दिखाई देती है? अलग अलग आकार की एक समान दिखने वाली छोटी छोटी कोशिकाएं तो कैसे दिखती है? एक समान दिखने वाली छोटी छोटी कोशिकाएं, एक समान दिखने वाली छोटी छोटी कोशिकाएं, एक समान दिखने वाली छोटी छोटी कोशिकाएं के समान क्या करती है? दिखाई देती है। कौन भाई? प्याज की झिल्ली। कौन? प्याज की झिल्ली। ठीक है, तो एक समान छोटी छोटी कोशिका के समान दिखाई देती। कौन? प्याज की झिल्ली। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है कोशिका सिद्धांत सेल थ्योरी किन दो वैज्ञानिकों ने प्रस्तुत की थी? जो सेल थ्योरी है, कोशिका सिद्धांत है, वो स्लाइडन साहब और स्वान साहब ने दिया था। एम स्लाइडिन और टी स्वान ने दिया था। जल्दी से चलो आगे। आगे है अगला प्रश्न, किस वैज्ञानिक ने यह बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिका से कोशिका से बनती है? जो नई कोशिकाएं हैं वो अपनी पूर्ववर्ती कोशिका से बनी होती है, जनक कोशिका से बनी होती है। ये किसने बात कही थी? यानी ओमनीज सेल्यूला ई सेल्यूला। बताओ किसने कहा था कि जो नई कोशिका है वो पुरानी कोशिका से बनी होती है? बताओ किसने कहा था? ये कहा था रुडोल्फ विर्चो साहब ने सन 1855 में। रुडोल्फ विर्चो साहब ने कहा था सन 1855 में। मर्द कोशिका की खोज 1665 के अंदर। कब हुई? 1665 के अंदर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? जो एक कोशिकीय अमीबा है, एक कोशिकीय जीव है। क्लेमिडोमोनास है, एक कोशिकीय। पैरामीशियम बैक्टीरिया, एक कोशिकीय। उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। चलिए अगला, बहुकोशिकीय जीवों में कोशिकाएं विभाजित होकर क्या बनाती है? बहुकोशिकीय जीवों में कोशिका विभाजित होकर केवल नई कोशिकाएं कोई जरूरी थोड़ी है। अपने ही जैसी कोशिका, बिल्कुल राइट बात है। विभिन्न अंगों का निर्माण करती है, बिल्कुल राइट बात है। बी और सी दोनों हो जाएगी। ठीक है, चलो अगला प्रश्न कह रहे हैं गुलो गुलो हेलो कैसे हो? देखो अगला प्रश्न है कोशिका की जटिल संरचना और उसके अंगों को समझना किस वर्ष के बाद संभव हो पाया? वो अपने जो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी है उसकी खोज के बाद इसकी संरचना को समझना आसान हो गया। 1940 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद इसको क्या अध्ययन करना आसान हो गया इसका। अगला, सेल ऑर्गेनल्स कोशिकाओं के बारे में क्या सत्य है? जो कोशिकांग होते हैं उनके बारे में क्या सत्य है? क्या कोशिकांगों के कारण ही कोशिका जीवित रहती है और कार्य करती है? अलग अलग कोशिकाओं में अलग अलग प्रकार के कोशिकांग होते हैं, चाहे उनके कार्य समान हो। सभी कोशिकाओं में एक ही प्रकार के कोशिकांग होते हैं, चाहे उनके कार्य या जीव अलग अलग हो। आगे तो ए और सी होने वाला है, यही राइट है और यही राइट है। ठीक है, कोशिकांगों के कारण ही कोशिका जीवित रहती है, बिल्कुल ब्राइट बात है, और कार्य करते हैं। सभी कोशिकाओं में एक ही प्रकार के कोशिकांग होते हैं, चाहे उनके कार्य या जीव अलग अलग हो। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होने वाला, ए और सी दोनों। चलो अगला प्रश्न कह रहा है जो प्लाज्मा झिल्ली है, प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहा जाता है? जो प्लाज्मा झिल्ली होती है, ये प्लाज्मा झिल्ली है बाहरी, इसको वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये केवल तरल पदार्थों को अंदर जाने देती है, क्योंकि ये कुछ पदार्थों को अंदर या बाहर आने जाने देती है, जबकि अन्य की गति को क्या करती है? रोकती है। बिल्कुल राइट बात है। जो आवश्यक पदार्थ है कुछ पदार्थों को ही अंदर जाने देती है या बाहर आने देती है।
बाकी को क्या कर देती है, बाहर ही रोक देती है। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली, वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली। अगला अगला प्रश्न है, गैसों जैसे CO2 या O2 का कोशिका झिल्ली के आर पार आना जाना किस प्रक्रिया द्वारा होता है? जो गैसें होती है वो गैसें विसरण विधि के द्वारा आना जाना करती है। विसरण विधि के द्वारा क्या करती है, अंदर या बाहर आती है। विसरण विधि के द्वारा अंदर या बाहर आती है। अगला नेक्स्ट है, कोशिका की आकृति। कोशिका की आकृति और आकार किस पर निर्भर करता है? जो कोशिका की आकृति है और उसका आकार है किस पर निर्भर करती है? उनके विशिष्ट कार्यों के अनुरूप पर, कोशिका के रंग पर, केवल जीव के आकार पर, ये इनमें से कोई नहीं। तो उनके विशिष्ट कार्यों के अनुरूप पर, उनके विशिष्ट कार्यों के अनुरूप पर। जिस प्रकार आपको पता है तंत्रिका कोशिका, जो तंत्रिका कोशिका होती है वो कैसी होती है, एकदम लंबी होती है। कैसी होती है भाई, लंबी होती है। जो तंत्रिका कोशिका है वो कैसी होती है, लंबी होती है। कैसी होती है, लंबी होती है, आपको पता है कैसी होती है, लंबी होती है। ठीक है, अगला अगला प्रश्न है, यदि यदि कोशिका को अतिपराशरण दाबी विलयन में रखा जाए तो क्या होगा? तो क्या होगा भाई, क्या होगा बताओ जल्दी। यदि कोशिका को अतिपराशरी दाबी विलयन में रखा जाए, कोई अतिपराशरी दाबी विलयन है, अतिपराशरी दाबी विलयन है और कोशिका को उसके अंदर क्या कर दिया है, रख दिया है। क्या कर दिया भाई, रख दिया है। क्या कर दिया है, रख दिया। ठीक है, तो बताओ तो क्या होगा? कोशिका सिकुड़ जाएगी, कोशिका सिकुड़ जाएगी, या कोशिका फूल जाएगी, या कोशिका के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, या कोशिका से जल बाहर निकल जाएगा और वे सिकुड़ जाएगी, या जल का कोई आगमन नहीं होगा? जल्दी से बताओ तो क्या कह रहा है, तो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि कोशिका को अति पराशरण दाबी विलयन में, अति पराशरण दाबी विलयन में रखा जाए तो क्या होगा, क्या होगा भाई, क्या होगा? ठीक है, तो क्या कर जाएगा, इसके अंदर से जल है जो बाहर आ जाएगा। जल क्या कर जाएगा, बाहर आ जाएगा। कोशिका से जल क्या कर जाएगा, बाहर आ जाएगा। और कोशिका क्या कर जाएगी, सिकुड़ जाएगी। क्या कर जाएगी, सिकुड़ जाएगी। क्या कर जाएगी, सिकुड़ जाएगी। ऑप्शन सी, कोशिका से जल बाहर निकल जाएगा और वे क्या कर जाएगी, सिकुड़ जाएगी। ठीक है राजा, चलो नेक्स्ट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, अमीबा अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करता है? अमीबा होता है, अमीबा अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है। कैसे जीव होता है, एक कोशिकीय जीव होता है। अमीबा कैसे जीव होता है, एक कोशिकीय जीव होता है। ये इसका क्या होता है, केंद्रक होता है। क्या होता है, केंद्रक होता है। और अमीबा के अंदर क्या होती है, खाद्य रिक्तिका होती है। क्या होती है, खाद्य रिक्तिका होती है। क्या करती है, खाद्य रिक्तिका। ठीक है, और अमीबा के जो ये बाहरी सतह पर दिख रहे हैं आपको, इसमें कहते हैं पादाप। क्या कहते हैं, पादाप या फूटपाथ कहते हैं। ठीक है, और ये क्या करता है, अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा लेता है? अपना भोजन है जो ये एंडोसाइटोसिस द्वारा, यानी एक कूटपादों को आगे बढ़ाएगा, उसको चारों ओर से क्या कर लेगा, घेर लेगा, उसका अंतर्ग्रहण कर लेगा। क्या कहते हैं, एंडोसाइटोसिस। क्या कहते हैं, एंडोसाइटोसिस। चलो अगला प्रश्न है, यदि कोशिका को अल्पराशरी दाबी विलयन में, यदि कोशिका को किसमें रखा जाए, अल्पराशरी दाबी विलयन में, अल्प पराशरण दाबी विलयन में रखा जाए। कोई कोशिका है, मान लो कोशिका है, तो कोशिका है, कोशिका को किसमें रखा जाए, अल्पराशरी दाबी विलयन में रखा जाए। अल्पराशरी दाबी विलयन में रखा जाए तो जल क्या होगा, जो जल है जो क्या कर जाएगा, जल है जो कोशिका के अंदर क्या कर जाएगा, प्रवेश कर जाएगा। जल कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाएगा, कोशिका क्या कर जाएगी, फूलने लग जाएगी। कोशिका फूलने लग जाएगी। कोशिका क्या कर जाएगी भाई, फूलने लग जाएगी। समझ में आ गई क्या? चलो ठीक है, अगला नेक्स्ट अगला प्रश्न है, कह रहा है किस प्रकार के विलयन में कोशिका को रखने पर जल का कोई शुद्ध परिणामी संचलन नहीं होता है? वो होता है समपराशरी विलयन में। किसमें, समपराशरी विलयन में। ना तो अंदर ना बाहर, जल ना तो अंदर जाएगा ना बाहर जा रहा है। ठीक है, अगला पादप कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? जो पादप कोशिका भित्ति होती है, पादप कोशिका भित्ति
पादप कोशिका भित्ति होती है, ये कोशिका झिल्ली है, ये कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली है। और इसकी बाहरी परत, सबसे बाहरी परत ये कोशिका भित्ति होती है। क्या होती है? कोशिका भित्ति। ये जो मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। किसकी बनी होती है? की बनी होती है। किसकी बनी होती है भाई? सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है भाई? सेल्यूलोज की। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। बात समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट, अगला, जीवद्रव्यीय कुंचन। जीवद्रव्यीय कुंचन की घटना कब होती है? जीवद्रव्यीय कुंचन की घटना कब होती है? जीवद्रव्यीय कुंचन जब जंतु कोशिका में विसरण होता है, जब पादप कोशिका से परासरण द्वारा पानी की हानि होती है और सामग्री सिकुड़ जाती है, जब कोशिका फूलकर फट जाती है, जब केंद्रक विभाजन होता है। बताइए जल्दी इसका आंसर। हाँ तो बताओ रे, जल्दी बताओ। तो जीवद्रव्यीय कुंचन क्या है? देखो, जीवद्रव्यीय कुंचन, कुंचन का मतलब होता है सिकुड़ना। क्या करना? सिकुड़ना। तो जब देखो कोशिका के अंदर, जो कोशिका होती है, उस कोशिका के अंदर क्या होता है? ये केंद्रक होता है। क्या होता है? केंद्रक। और ये कोशिका झिल्ली होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, कोशिका झिल्ली होती है। तो क्या होता है? जब जो परासरण के द्वारा, किस विधि के द्वारा? परासरण के द्वारा जो जल है, जो जल है वो कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा क्या कर जाता है? बाहर आ जाता है। धीरे धीरे क्या कर जाता है? जल है जो क्या कर जाता है? बाहर आ जाता है। जिस कारण ये कोशिका क्या कर जाती है? सिकुड़ जाती है। क्या कर जाती है? सिकुड़ जाती है, पिचक जाती है। क्या कर जाती है? पिचक जाती है। क्या कर जाती है? पिचक जाती है। जिसे क्या कहते हैं? जीवद्रव्यीय कुंचन। जिसे क्या कहते हैं? जीवद्रव्यीय कुंचन। यानी ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा? बेड़ा हो जाएगा। तो जब पादप कोशिका से परासरण द्वारा पानी की हानि होती है तो उसी सामग्री सिकुड़ जाती है, इसे क्या कहते हैं? जीवद्रव्यीय कुंचन भी कहते हैं। ठीक है राजा। चलो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, कह रहा है प्लाज्मा झिल्ली किन दो मुख्य कार्बनिक अणुओं से बनी होती है? जो प्लाज्मा झिल्ली होती है, देखो ये कोशिका होती है, ये कोशिका का ये केंद्रक होता है। ठीक है, ये केंद्रक होता है कोशिका का, ये कोशिका है। ठीक है, क्या है? कोशिका। ये कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली। ठीक है, जो कोशिका झिल्ली है भाई, कोशिका झिल्ली है, वो कोशिका झिल्ली के अंदर, जो कोशिका झिल्ली है, जो कोशिका झिल्ली है, इसके अंदर एक तो क्या पाया जाता है? एक तो पाया जाता है लिपिड। क्या पाया जाता है? लिपिड प्लस प्रोटीन। लिपिड और प्रोटीन से बनी होती कौन? कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। ठीक है, और इसके बीच में ये जो द्रव भरा होता है इसे कहते हैं मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स या इसे आधात्री भी कहते हैं, आधात्री। चलो चल भाई, चल रे चल। अगला है, कह रहा है केंद्रक के चारों ओर पाए जाने वाले दोहरे परत के स्तर को, जो केंद्रक होता है, देखो कोशिका होती है, आपको पता ही है, जो कोशिका है, कोशिका का ये केंद्रक है। क्या है? केंद्रक है। और इस केंद्र के चारों ओर ये दोहरे आवरण, दोहरा आवरण है, इसे क्या कहते हैं? कोशिका आवरण कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉरी, केंद्रक आवरण कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रक आवरण कहते हैं, केंद्रक आवरण कहते हैं, या फिर केंद्रक झिल्ली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रक झिल्ली। क्या कहते हैं? केंद्रक झिल्ली कहते हैं, केंद्रक झिल्ली कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, एकदम करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। चलो चलो भाई चलो, अगला प्रश्न है, क्रोमोसोम गुणसूत्र किसके बने होते हैं? जो गुणसूत्र होते हैं वो कोशिका के कहां पर पाए जाते हैं? केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? केंद्र के अंदर जाल नुमा संरचना के रूप में व्यवस्थित होते हैं। ये है, इसे कहते हैं क्रोमेटिन जाल। क्या कहते हैं? क्रोमेटिन जाल। क्या होते हैं? क्रोमेटिन जाल। ठीक है, और क्रोमेटिन जाल को तोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होते हैं? क्रोमोसोम। क्या?
क्रोमोसोम। और ये क्रोमोसोम है जो ये डीएनए किससे, डीएनए प्लस प्रोटीन से बने होते हैं, डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं, डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ होता है। डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगले पर्सन की ओर आगे बढ़ते हैं। जो डीएनए है, डीएनए के क्रियात्मक खंड, क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? जो डीएनए होता है, देखो डीएनए है ऐसी संरचना होती है, डीएनए ऐसी संरचना होती है जो उसका जो मुख्य क्रियात्मक खंड होता है, क्रियात्मक खंड होता है उसे क्या कहते हैं? डीएनए का जो मुख्य क्रियात्मक खंड होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं जीन। क्या कहते हैं भाई? जीन कहते हैं, जीन कहते हैं। क्या कहते हैं जी? जीन कहते हैं। डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। आगे अगला है, निम्नलिखित में से कौन कोशिका के रासायनिक संगठन के आधार पर विभिन्न रंगों से रंगे जाते हैं? रासायनिक संगठन के आधार पर विभिन्न रंगों से रंगे जाते हैं। देखो आयोडीन, विलियन, सेब्रानिन, मेथिलीन ब्लू, सभी उपरोक्त सभी इसका आंसर होने वाला है। अगला प्रोकैरियोट कोशिका, प्रोकैरियोट कोशिका के स्पष्ट केंद्र के क्षेत्र को, प्रोकैरियोट कोशिका के स्पष्ट केंद्र के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? जो प्रोकैरियोट कोशिका होती है, जो प्रोकैरियोट जो कोशिका होती है भाई, उसके अंदर है जो केंद्र के ऊपर आवरण नहीं पाया जाता है, केंद्र के अंदर आवरण नहीं पाया जाता है। केंद्र के आवरण नहीं पाया जाएगा तो ये पूरा जो द्रव्य है वो पूरा कोशिका के अंदर क्या कर रहा रहेगा? फैला रहेगा। क्या कर रहा है? वो रहेगा फैला रहेगा, जिसे क्या कहते हैं? केंद्रकाय कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रकाय कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रकाय कहते हैं। ठीक है राजा, आगे अगला प्रश्न है, कह रहा है यूकेरियोटिक कोशिका की मुख्य विशेषता क्या है? यूकेरियोटिक कोशिका होती है, उसकी मुख्य विशेषता क्या होती है? केंद्रक झिल्ली की अनुपस्थिति, चल हट अगले, झिल्ली युक्त अंगों का अभाव, चल हट, केंद्रक झिल्ली तथा झिल्ली युक्त अंगों की उपस्थिति होना, केंद्रक झिल्ली तथा झिल्ली युक्त अंगों की उपस्थिति होना, ये मुख्य विशेषता है भाई। आगे 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 कह रहा प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया में क्लोरोफिल कहाँ उपस्थित होता है? जो प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया होते हैं, अर्थात जिनके अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पाई जाती है, ऐसे बैक्टीरिया के अंदर जो क्लोरोफिल अणु है वो कहाँ पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं झिल्लीदार पुट्टिकाओं के अंदर, झिल्लीदार पुट्टिकाओं के अंदर विद्यमान रहते हैं। चलो अगला प्रश्न है, कोशिका द्रव्य और केंद्रक दोनों को मिलाकर क्या कहा जाता है? कोशिका द्रव्य अभी बताया था मैंने, कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक जब दोनों को मिला देते हैं, दोनों को मिला देते हैं तो क्या बनता है? जीव द्रव्य बनता है। क्या बनता है राजा? जीव द्रव्य बनता है, प्रोटोप्लाज्म बनता है। क्या बनता है? प्रोटोप्लाज्म बनता है, जीव द्रव्य बनता है। चलो नेक्स्ट अगला प्रश्न है, केरा निम्नलिखित में से कौन सा सजीव के शरीर में प्रवेश करने के बाद ही अपनी मशीनरी का उपयोग कर बहुगुणन करता है? वो होता है वायरस। क्या होता है? वायरस होता है, विषाणु होता है। वो अपने शरीर के अंदर प्रवेश करता है और अपना कार्य शुरू कर देता है। 1 से 2, 1 से 2, 2 से 4, 2 से 4, 4 से 16, ऐसी इस प्रकार धीरे धीरे अपना काम स्टार्ट कर देता। कौन? वायरस, विषाणु, वायरस या विषाणु। चलो अगला प्रश्न चल हट, अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न कह रहा है अंत्य प्रदेवी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने प्रकार की होती है? जो ईआर होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो 2 प्रकार की होती है, एक तो एसईआर, एक होती है आरईआर। एक होती है एसईआर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक होती है आरईआर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे कहते हैं
स्मूथ यानी चिकनी अंत्य परदवी जालिका, चिकनी अंत्य परदवी जालिका, इसे कहते हैं खुरदरी। क्या कहते हैं? खुरदरी अंत्य परदवी जालिका, खुरदरी अंत्य परदवी जालिका। अब इसे चिकनी इसलिए कहते हैं और इसे ये वसा की बनी होती है। किसकी? वसा या लिपिड, वसा या लिपिड बनाती है। और ये खुरदरी इसलिए होती है क्योंकि इस पर क्या चिपके होते हैं? राइबोसोम। क्या चिपके होते हैं भाई? राइबोसोम। क्या? राइबोसोम। ठीक है, दो प्रकार की एसईआर और आरईआर। चलो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है खुरदरी अंत्य परदवी जालिका सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर खुरदरी क्यों दिखाई देती है? क्योंकि इस पर क्या चिपके होते हैं? राइबोसोम। जो खुरदरी अंत्य परदवी जालिका है, जो खुरदरी अंत्य परदवी जो जालिका है वो है जो खुरदरी क्यों दिखाई देती है? क्यों दिखाई देती है भाई? बताओ रे, बताओ बताओ भाई, बताओ क्यों दिखाई देती है खुरदरी? क्योंकि इसके ऊपर क्या चिपके होते हैं? राइबोसोम। क्या चिपके होते हैं इसके ऊपर? राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम होते हैं। इसके ऊपर क्या होते हैं? राइबोसोम चिपके हुए रहते हैं, राइबोसोम चिपके हुए रहते हैं, इन्हें कहते हैं राइबोसोम। क्या कहते हैं? राइबोसोम। इस कारण ये कैसे दिखाई देती है? खुरदरी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चलो नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है झिल्ली जीवा जनन। जो झिल्ली जीवा जनन किसे कहते हैं? झिल्ली जीवा जनन का मतलब होता है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अंत्य परदवी जालिका है, निर्मित प्रोटीन और वसा से कोशिका झिल्ली बनाने की प्रक्रिया। कौन सी झिल्ली? कोशिका झिल्ली बनाने की प्रक्रिया। प्रोटीन और वसा से, प्रोटीन और वसा से कोशिका झिल्ली बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? झिल्ली जीवात जनन, झिल्ली जीवात जनन कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा निर्मित प्रोटीन और वसा से कोशिका झिल्ली बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जीवात जनन कहलाती है। चलो अगला कह रहा है कशेरुकी जंतुओं के यकृत, जो कशेरुकी जंतु होती है उसके यकृत, जिसे क्या कहते हैं? लीवर कहते हैं, कलेजा कहते हैं, कि कोशिकाओं में विष तथा दवा को निराविषीकरण करने में कौन मदद करता है? निरावेशित करने में कौन मदद करता है? बताओ रे बताओ। क्या राइबोसोम करता है? क्या? ना जी। केंद्र करता है जी? ना जी। तो अब इनमें से दोनों में से बताओ कौन करता है काम? मैं जितने में जल पी के आता हूँ। हाँ बताओ रे, जल्दी बताओ। तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरा 100। तो ऑप्शन नंबर बी, चिकनी अंत्य परदवी जालिका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, चलो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है गोल्जी उपकरण। गोल्जी उपकरण का सबसे पहले विवरण किसने दिया था? वो दिया था कैमिलो गोल्जी ने। किसने दिया था? कैमिलो गोल्जी ने, कैमिलो गोल्जी ने। और पुरकिंजे ने जीव द्रव्य के बारे में बताया है। किसके बारे में? जीव द्रव्य के बारे में। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन केंद्रक, किसके बारे में? केंद्रक 1831 में। आगे 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 कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र, कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? कोशिका। जो कोशिका होती है, कोशिका के अंदर यदि कोई भी ऑर्गेनल्स, कोशिकांग यदि मर्त हो जाता है तो उसका क्या कर देता है? उसका चट कर देता है, उसका अपघटन कर देता है। कौन सा कोशिकांग होता है? वो होता है लाइसोसोम। कौन होता है? लाइसोसोम, या फिर इसे हिंदी में कहते हैं लयन काय। क्या कहते हैं? लयन काय। क्या कहते हैं? लयन काय, लयन काय। इसे आत्मघाती थैलेपी कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्मघाती थैलेपी, आत्मघाती थैलेपी। क्योंकि ये मर्द कोशिकांग को क्या क्या कर देता है? अपघटन कर देता है, चटनी बना देता है। ठीक है भाई, चलो अगला, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? क्योंकि कोशिका के क्षतिग्रस्त होने पर लाइसोसोम फट जाते हैं और एंजाइम अपनी कोशिका को पचा लेते हैं। क्योंकि ये प्रोटीन का निर्माण करते हैं? ना जी। क्योंकि ये कोशिका को ऊर्जा प्रदान करते हैं? ना जी। क्योंकि ये बहुत छोटी होती है? ना जी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होने वाला है, क्योंकि कोशिका के क्षतिग्रस्त होने पर
लाइसोसोम फट जाते हैं और एंजाइम अपनी ही कोशिका को क्या कर देते हैं, पचा लेते हैं। छम्मा छम्मा ओ छम्मा छम्मा। आगे आगे कह रहा है, आगे कह रहा है कोशिका का बिजली घर, पावर हाउस किसे कहा जाता है? जो कोशिका होती है, कोशिका का जो पावर हाउस है, उस पावर हाउस किसे कहते हैं? वो कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को या सूत्रकणिका को, माइटोकॉन्ड्रिया को या सूत्रकणिका को। क्योंकि यहाँ पर जो कोशिका है, कोशिका के लिए क्या बनता है, खाना बनता है। खाना किस रूप में रहता है यहाँ पर, एटीपी के रूप में। जिस जिस प्रकार हमारे देखो, हमारे रोटियां बनती है, रोटियां, ठीक उसी प्रकार इनके अंदर एटीपी के रूप में रहता है। और एटीपी का जो पूरा नाम होता है वो होता है एडिनोसिन, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे 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 अगला प्रश्न, माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा को किस रूप में मुक्त करते हैं? डीएनए के रूप में, चलहट एटीपी के रूप में। किस रूप में? एटीपी के रूप में। छम्मा छम्मा ओ छम्मा छम्मा। आगे लाइसोसोम में पाए जाने वाले शक्तिशाली पाचक एंजाइमों का निर्माण कौन करता है? वाह! जो लाइसोसोम होता है, लयनकाय होता है, उसके अंदर पाए जाने वाले शक्तिशाली पाचककारी एंजाइम, पाचककारी एंजाइम है का निर्माण कौन करता है? बताओ मुझे जल्दी से। यह तो शानदार प्रश्न है भाई, बहुत शानदार प्रश्न है। जल्दी से इसका आंसर ढूंढो। जल्दी से बताओ रे। हाँ तो बताओ 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 रे बताओ। तो इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, खुरदरी अंत्यपर्दवी जालिका है इन पाचककारी एंजाइमों को, इन शक्तिशाली, इन पावरफुल एंजाइमों को क्या करती है? बनाती है। कौन बनाती है? खुरदरी अंत्यपर्दवी जालिका, खुरदरी अंत्यपर्दवी जालिका। अब 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 इस गोल्जी उपकरण, इसका क्या कार्य है राजा? इस गोल्जी उपकरण का बताओ, इसका क्या कार्य है? बताओ गोल्जी उपकरण का कार्य। ये गोल्जी उपकरण है, ये लाइसोसोम को बनाता है। किसको बनाता है? लाइसोसोम को बनाता है। लाइसोसोम को क्या करता है? बनाता है। कौन बनाता है? गोल्जी बॉडी। कौन बनाता है? गोल्जी बॉडी। चलो चलो भाई चलो आगे। अगला है माइटोकॉन्ड्रिया को अद्भुत अंग। वाओ! माइटोकॉन्ड्रिया को अद्भुत अंग क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बहुत बड़ा होता है, चल हट। क्योंकि इसमें अपना स्वयं का डीएनए तथा राइबोसोम होते हैं। बेटे मौज कर दी हैं। क्योंकि इसमें अपना स्वयं का डीएनए होता है तथा राइबोसोम स्वयं का ही होता है और ये अपना प्रोटीन स्वयं ही बनाता है। इस कारण इसे क्या कहते हैं? अद्भुत अंग कहते हैं, ठीक है। और जो एक जो प्लेस्टिड होता है, प्लेस्टिड होता है, इसका भी स्वयं का क्या होता है? स्वयं का डीएनए वे राइबोसोम होते हैं। स्वयं का डीएनए वे राइबोसोम होते हैं भाई, ठीक है, वो भी कम नहीं है। आगे अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग केवल पादप कोशिकाओं में ही स्थित होता है? ऐसा कौन सा कोशिकांग है जो केवल पादप कोशिकाओं में? वो होता है प्लास्टिड। देखो अंत्यपर्दवी जालिका दोनों में होता है, राइबोसोम दोनों में होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होते हैं। अंतर यही है। देखो और अंतर है, एक पादप कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जीव को जो जंतु कोशिका है उसके अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। अगला,
श्वेत या रंगीन प्लास्टिड को क्या कहते हैं? जिसका मुख्य कार्य सामग्री संचित करना है, जिसका मुख्य कार्य क्या करना है? सामग्री संचित, और वो है ल्यूकोप्लास्ट। कौन सा? ल्यूकोप्लास्ट। क्या है? ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है। क्रोमोप्लास्ट क्या करता है? क्रोमोप्लास्ट वो क्या करता है? रंग प्रदान करता है। क्या करता है? रंग प्रदान करता है। ठीक है। क्लोरोप्लास्ट ये हरा रंग प्रदान करता है। कैसा रंग? हरा रंग। ठीक है। चलो चलो चलो, अगला अगला कह रहा है अधिकतर कोशिकाएं अपनी वृद्धि के लिए जिस प्रक्रिया द्वारा विभाजित होती है उसे क्या कहते हैं? अधिकतर कोशिका अपनी वृद्धि के लिए जिस प्रक्रिया द्वारा विभाजित होती है उसे क्या कहते हैं? अपनी वृद्धि के लिए विभाजित होती है उसे कहते हैं सूत्री विभाजन। क्या कहते हैं? सूत्री विभाजन या समसूत्री विभाजन। क्या कहते हैं? सूत्री विभाजन या समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर कोशिका क्या करती है? एक से दो बनती है। एक से क्या करती है? दो बनती है। एक से दो बनती है, और दो से पुनः क्या करती है? दो बनती है। ऐसे काम चलता जाता है। ऐसे ये क्या करती जाती है? बनती जाती है। ऐसे ये लगातार बनती जाती है, बनती जाती है। ठीक है। आगे उसके बाद में अगला प्रश्न है प्रजनन हेतु युग्मक बनने के लिए कौन सा विभाजन होता है? प्रजनन हेतु युग्मक बनने के लिए एक विभाजन होता है, उसका नाम है अर्धसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन? अर्धसूत्री विभाजन। अब इसके अंदर क्या होता है? एक कोशिका के द्वारा चार कोशिका बनती है। चार, कितनी? चार कोशिका। देखो ये दो टाइप, ये अर्धसूत्री फर्स्ट, और इसके अंदर पुनः क्या करेगी? दो कोशिका और बनेगी। दो कोशिकाएं क्या कर रहेगी? और बनेगी। हर एक से दो कोशिकाएं और बनेगी। हर एक कोशिका से दो कोशिका, यानी एक एक जो मूल कोशिका होती है, मात्र कोशिका होती है, उससे चार संतति कोशिकाएं बनती है। कितनी? चार बनती है। कितनी? चार। ठीक है। आगे अगला प्रश्न, ए राजा बजा दूंगा तेरा पेटी बाजा। कह रहा है अर्धसूत्री विभाजन के अंत में कितनी नई कोशिकाएं बनती है? कितनी बनती है राजा? चार बनती है। अभी बताया था, चार बनती है, चार बनती है। अगला, जीवों में वृद्धि, मरम्मत और क्षतिग्रस्त कोशिकाओं के प्रतिस्थापन के लिए कौन सा विभाजन होता है? वो होता है सूत्री विभाजन या अर्धसूत्री नहीं, समसूत्री विभाजन। अगला, गोल्जी उपकरण में बनी पुट्टिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? जो गोल्जी उपकरण है उसके अंदर पुट्टिकाएं बनती है। गोल्जी बॉडी होती है, उसके अंदर पुट्टिकाएं बनती है। उनका क्या कार्य होता है? उनका कार्य होता है पदार्थों का संचयन, रूपांतरण तथा पैकेजिंग करना। क्या करना? पैकेजिंग करना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलो अगला प्रश्न यही है आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। भाई लोग आपसे निवेदन रहेगा, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, जल्दी से कर दो।